हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए पॉलिटी की वीडियो लेकर आए हैं। हमने हमारी लास्ट वीडियो में डीपीएसपी के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में। आज हम उसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे और जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं जिनमें हमें डीपीएसपी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अर स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये हमने जाना था। अब यहाँ पर इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पर कोई भी राज्य सरकार नए कानून लेकर आती है। जब भी कोई राज्य सरकार कोई न्यू लॉ बनाती है या उसे अपने राज्य में लागू करती है तो उसे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में उसको ध्यान रखते हुए ही कानून बनाना होता है। हम यहाँ पर आर्टिकल 36 से 40 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ आर्टिकल 41 से 51 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, टू पब्लिक एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक असिस्टेंस में काम करने का अधिकार। The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement, and in other cases of undeserved want. यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार ये निश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर वर्क करना चाहता है तो उसके इस अधिकार को, राइट टू वर्क को सिक्योर करे कि वो कहीं भी काम कर सकता है। एजुकेशन अगर वो चाहता है तो कहीं भी वो एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता है उसे। इस पर यहाँ पर कुछ केसेस हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस। अगर आप बीमार हैं तो कई जगह आपको काम नहीं दिया जाता। अगर आप ओल्ड हैं तो भी काम नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अगर एक बात देखी जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आज हमारी कंट्री में बहुत सी जगह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो राइट टू वर्क हर जगह फॉलो नहीं होता। जहां आप कैपेबल ही नहीं है काम करने के, वहां आपको राज्य सरकार कैसे काम करवा सकती है? नहीं काम करवा सकती या नहीं काम दे सकती। तो कुछ केसेस को छोड़कर बात की गई है यहाँ पर कि उन केसेस को छोड़ के, यानी कि यहाँ पर एक क्लॉज लाया गया है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, सिक पीपल्स हैं या फिर उन्हें कुछ डिसेबिलिटी है तो इसके अलावा की बात की गई है। इसके अलावा आपको अधिकार है कि आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। आर्टिकल 42 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन कंडीशन को लेकर प्रावधान मतलब यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हें लेकर और मैटरनिटी रिलीफ को लेकर। मैटरनिटी रिलीफ यानी कि जब कोई फीमेल कैंडिडेट होती है, वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही होती है तो वहां पर उसे मैटरनिटी लीव मिलती, तो उसके लिए प्रावधान यहाँ पर। और जो ह्यूमंस यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या प्रोविजन बनाया गया है? द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। राज्य सरकार, हर राज्य का अलग अलग होता है, यानी राज्य सरकार ये सिक्योर करे कि कोई भी ह्यूमन किन कंडीशन पे वहां पर काम कर सकता है
यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर अब आप वहाँ वर्क नहीं कर सकते, उनकी प्रायोरिटी आप नहीं है, तो आप वहाँ वर्क नहीं कर सकते। इसके अलावा वुमेन्स के लिए मैटरनिटी रिलीफ की भी यहाँ पर प्रावधान बनाया गया है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन्स के लिए जो मैटरनिटी रिलीफ है, ये किस आर्टिकल के अंदर आती है, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 42 के अंदर आती है। इसके बाद आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, यानी कि जो भी वर्कर्स हैं, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हो रही है, प्राइवेट की भी, लेकिन प्राइवेट में एग्जैक्टली इतना राज्य सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, तो यहाँ मोस्टली गवर्नमेंट वेजेस की बात हो रही है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें किस हिसाब से यहाँ पर पेमेंट किया जाता है, उसके बारे में आर्टिकल 43 कहता है। द स्टेट शैल एंडिवर्स टू सिक्योर by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial, otherwise work a living wage. Condition of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment and social cultural opportunities. In particular, the state shall endeavors to promote cottage industries on an individual cooperative basis in rural areas. यानी कि जो राज्य सरकार है वो इस बात का ध्यान रखे कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर वेज प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि पेमेंट प्रोवाइड की जा रही है, तो इतनी तो पेमेंट हो कि उनका लिवलीहुड भी चल सके। जैसे कि कुछ लेबर क्लास पीपल्स होते हैं, उन्हें इंडस्ट्री में काम करने के लिए रखा जाता है, लेकिन कई बार उनको सैलरी ही नहीं दी जाती है, वो लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पर ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये ध्यान रखे कि जो लेबर क्लास पीपल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें टाइम पर वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं। आर्टिकल 43 ए कहता है, अब यहाँ पर 43 ए एक क्लॉज है, 43 ए कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे to secure the participation of workers in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in any industry। यानी कि ये राज्य सरकार देखे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, अंडरटेक कर रहे हैं, ये सभी कुछ राज्य सरकार देखे और इसी पर आगे वो स्टेप्स ले। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 44, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 44 में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यानी कि कोई भी सिटीजन हो, कोई भी नागरिक हो, लेकिन अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कपड़े पहनकर वहां आ रहा है, ऐसा नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री है तो वहां सभी वर्कर्स के लिए एक जैसे होने चाहिए क्लॉथ्स, इसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। द स्टेट शैल एंडीवर्स टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि आप इंडिया की किसी भी टेरिटरी में चले जाओ, पर यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होता ही है, वरना फिर यहाँ पर संविधान में जो इक्वालिटी की बात की गई है वो कैसे होगी भाई। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल्स हैं, तो वो लोग अलग अलग ड्रेसअप होंगे, ऐसा नहीं। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ सभी बच्चे एक जैसी ड्रेस पहने हैं। तो दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड कि यहाँ पर कोई भी अलग नहीं दिख रहा, सब एक जैसे दिख रहे हैं, और इसी का मतलब होता है इक्वालिटी, यही है समानता का अधिकार, कि सभी को यहाँ पर समान तराजू में तोला जाता है। तो ये आर्टिकल 44 में आता है। आर्टिकल 45 की बात करें तो प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान। The state shall endeavours to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children
until they complete the age of 14 years. यानी कि 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन राज्य सरकार लेकर आए। ये आर्टिकल 45 कहता है। आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। यानी कि उन बच्चों की इकोनॉमिक और इंटरेस्ट और एजुकेशन को प्रमोट करना जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड क्लास या फिर वीकर सेक्शन से आते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे वो अपर क्लास वालों के लिए थे, लोअर क्लास वालों के लिए यहाँ पर पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। तो जब ये आर्टिकल लाया गया संविधान में 46 आर्टिकल, तो उसमें यही कहा गया कि वो कोई सी भी कास्ट के हों, शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब्स के हों, वीकर सेक्शन हो, उन सभी को यहाँ पर एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इनजस्टिस, ये एक सोशल इनजस्टिस होगा या फिर एक तरह का ये एक्सप्लॉइटेशन होगा उन लोगों के साथ। इसके बाद आर्टिकल 47 कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यानी कि ये राज्य की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करे, लोगों की पब्लिक हेल्थ को भी वो इम्प्रूव करे, लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करे। जैसे कि द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। Primary duty, and in particular the state shall endeavour to bring about prohibitions of the consumption except medical purpose of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। यानी कि राज्य सरकार उन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स पर बैन भी कर सकती है जो कि हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं। ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आर्टिकल 48 कहता है The state shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall in particular take steps preserving, improving the breeds, prohibiting the slaughter of cow, calves and other milch and draught cattle। यानी कि कई बार यहाँ पर इनकी प्रजातियां कम होती हुई दिखती हैं एनिमल्स की, तो उन्हें भी प्रेजर्व करना, कंजर्व करना यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज पर राज्य सरकार इसे मेंटेन करती है आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि उन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, उन प्लेसेस को, उन जगहों को जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ पर उन्हें लेकर कई प्रावधान भी बनाए गए हैं कि किसी भी प्रकार, यहाँ पर पार्लियामेंट लॉ भी एक आया है कि यहाँ पर जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें आप किसी तरीके से भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं कर सकते हैं वहाँ से। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर जो कानून आता है मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन प्लेसेस को, हिस्टोरिक प्लेसेस को, वो आर्टिकल 49 में आता है। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यानी कि एग्जीक्यूटिव में से जुडिशरी को सेपरेट करना। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। यानी कि यहाँ जो जुडिशरी है, अपनी जुडिशरी राज्य सरकार अलग कर सकता है। हर राज्य अपनी जुडिशरी अलग कर सकता है एग्जीक्यूटिव में से, ये आर्टिकल 50 कहता है। तो ये थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इन्हीं ही प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कोई भी नया कानून जारी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे संविधान के भाग 4 में, पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक इनके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। आर्टिकल 51 भी जान लेते हैं। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी को प्रमोट करना।
तो द स्टेट शैल एंडीवर प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राज्य सरकार को क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। यहाँ पर मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, जिससे कि यहाँ पर राज्यों के बीच ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन रहे। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, यानी कि जो ट्रीटी साइन की गई है, जो संधि साइन की गई है, या फिर जो इंटरनेशनल लॉ है उनके प्रति भी रिस्पेक्टफुल रहना। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी यहाँ एनकरेज करना। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना, जो संधि या ट्रीटी साइन की गई हैं किसी दो राज्यों के बीच उनकी भी यहाँ रिस्पेक्ट करना। यहाँ पर ये राज्य सरकार को प्रमोट करना। तो ये आर्टिकल 51 था और यहाँ पर ये डीपीएसपी एंड होता है। इसके बाद एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A कहते हैं उसे, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी वो भी आर्टिकल 4 में ही आती है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको आर्टिकल 51A में मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।